बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए लड़ाई पीडीएम को आमने सामने ले आई। यूसुफ रजा गिलानी 30 सेनेटर्स की हिमायत से अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। नून लीग के आजम तारड़ की दरखास्त पर 21 अरकान के दस्तखत, जेयूआई ने अमल में हिस्सा ही नहीं लिया। जमात इस्लामी ने अपना वजन गिलानी के पलड़े में डाला। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने यूसुफ रजा गिलानी का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के तकर्रुर पर मुस्लिम लीग नून के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीगी रहनुमा फट पड़े। कहा पीपल्स पार्टी ने बीएपी की हिमायत हासिल करके पीठ में छुरा घोंपा। पीपल्स पार्टी अब सरकारी अपोजिशन बनने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, इसे साथ लेकर चलना अब मुश्किल होगा। पीडीएम इजलास में तमाम जमातों के सामने मौक़िफ़ रखा जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी के तकर्रुर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले, जिस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया उसी के पास अर्जी लेकर जाना मुनासिब नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के इकदाम से पीडीएम इत्तेहाद को धचका लगा। पीडीएम के मकासद के साथ बेवफाई करने वाला बड़ी कीमत अदा करेगा। यूसुफ रजा गिलानी बोले, सरकारी अपोजिशन कहना दुरुस्त नहीं, पीडीएम क़यादत को एतमाद में लेंगे। कामयाब सियासी चाल, अपोजिशन इत्तेहाद के लिए बड़ा वबाल। कल से इमरान खान को सिलेक्टेड करार देने वाली पीडीएम एक दूसरे को ही सिलेक्टेड करार देने लगी है। पीडीएम का सीज फायर जंग में बदल गया। नून लीग की तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने चेहरे को दागदार कर दिया। नुकसान का सौदा किया। कमर जमान कायरा बरस पड़े। बोले, पंजाब में सेनेट की सीट्स आपस में बांट ली और डील का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार के बजाय पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने पर हुकूमती हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो चुकी हैं। सेनेटर शिबली फराज ने पीडीएम को मरहूमीन में शामिल करार दे दिया। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट किया कि पीडीएम के शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात उनके गले की हड्डी बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने की मुबारकबाद दी, जबकि बिलावल भुट्टो ने अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान को भी फ़ोन किया। एएनपी की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सियासी चाल खेली गई, नून लीग और खुसूसी तौर पर अगर पीडीएम की दीगर जमातों की भी बात की जाए तो उसमें इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद पेश की गई। ताहम हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं उनमें गम गुस्सा पाया जाता है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें एतमाद में नहीं लिया। इस बारे में बात करने के बाद आगे बढ़ेंगे, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में क्या है। तो मुल्क भर में कातिल कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 67 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 14,158 हो गई है। कोरोना के मजीद 4,468 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 42,354 हो गई। कोरोना की मजमूई सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं तो मजमूई हलाकतें 14,158 हो चुकी हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर तेज़ी से मुल्क भर में फैल रही है और आवाम से मुसलसल एहतियात की हिदायत की जा रही है, लेकिन आवाम SOPs पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे और यही वजह है कि अस्पतालों में अब एक मरतबा फिर से हम वही सूरत हाल देख रहे हैं जो कोरोना की पहली लहर में देखने में आई थी कि अस्पतालों में प्रेशर बढ़ रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि इसकी वजह यह है कि बरतानिया से जो लोग पाकिस्तान पहुंचे थे, खासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, वो इसकी बुनियादी वजह बन रही है। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कई हद तक तो बिल्कुल बात दुरुस्त है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि हमारे एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सी पोर्ट हो या जो लैंड के बॉर्डर्स हों, वहाँ पे कहीं पर भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई उनकी डिटेक्शन नहीं हो रही है, उनको स्क्रीन नहीं किया जा रहा है। तो ये है। जो उसके अलावा जो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो लोग लेके एक दफा एक आदमी है तो वो फिर हजारों को लगता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, वो एक दूसरे को लगाता है, दूसरे को। तो जो हमारे यहाँ की इंटरनल ट्रांसमिशन है वो बहुत तेजी से, और खासकर यूके वेरिएंट जो है उसके अंदर एक खासियत है
कि वो बहुत तेजी से, जो हमारा दूसरा वेरिएंट जो हमारा पहली वेव में और सेकंड वेव में थी, उसमें वो फिर भी इतने ज़्यादा फास्ट नहीं था, लेकिन ये तो कम से कम 60 से 70% ज़्यादा तेज़ी से जो है ये ट्रांसफ़र होता है, ये डिजीज़, ये वायरस एक से दूसरे में। और प्रॉब्लम हमें इसलिए हो रही है कि ये बच्चों को भी इन्फेक्ट करता है और बच्चों को भी नुकसान करता है, तो लिहाजा ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। और इसका, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ जो इलाज है वो है एहतियात। और एहतियात, ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है, और कल मैं ये खबर पढ़ रही थी कि 1 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, 70 से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये फरमाइएगा कि बच्चों के लिए ये वायरस कितना खतरनाक है, किस हद तक बच्चों पर असरअंदाज हो सकता है? जी, मैंने जैसे पहले कहा कि बच्चों में भी ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में लग सकता है, और खतरनाक हम इसलिए कह सकते हैं कि बच्चे को समझाना या उनको SOPs पे अमल कराना बहुत मुश्किल होता है। और जब बच्चों को लगता है तो बड़ों को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो उनके वालिदैन हैं या उनके घर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी है, तो वो उस बच्चे से ट्रांसफ़र होके उसको ख़तरा हो सकता है, सीवियर हो सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बच्चों को अगर ट्रांसमिट हो रहा है ये मर्ज, तो बहुत तेज़ी से ये फैलेगा, और बड़ों को ये लीथल हो सकता है बड़ों के लिए। बच्चे भी इसमें इंतकाल करते हैं, सीवियर जब हो जाता है तो बच्चे भी इंतकाल करते हैं, लेकिन उसका रेशियो बड़ों के बनिस्बत कम है। लेकिन इंतकाल तो करते हैं ना। अगर एक घर का एक बच्चा भी इंतकाल कर गया कोरोना में, तो आप सोचें कि कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इतने बड़े मुल्क में हमारे अगर बच रहे हैं, तो इसमें अगर खुदा न खास्ता, ठीक है, एहतियात पर अमल पैना होना होगा। डॉक्टर साहब, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो तो मास्क भी नहीं लगाते हैं, तो फिर उनकी देखभाल किस तरह की जाए, उनको किस तरह बचाया जा सकता है? जी, ये मैंने जैसे कहा कि ये ज़रा सा मुश्किल काम है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको यकीनन इनको तरबियत देनी होगी, उनको समझाना होगा कि मास्क जब बाहर लेके जाएं, ज़रूरी अगर है तो मास्क ज़रूर लेके जाएं। ख़ासकर पंजाब के जो लोग हैं उनको मैं समझता हूँ कि बच्चे खुद कुछ नहीं करेंगे, पेरेंट्स को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है अननेसेसरीली हुजूम में ना जाए। जहाँ पर कोई तकरीब हो रही है, आपको बुलाया जा रहा है, तो आप पहले अपने बच्चों की जान देखें, अपनी जान देखें, अपने प्यारे दुलारों की जान की फिक्र करें, फिर आप तकरीब का सोचें। मैं समझता हूँ कि यही एहतियात है जो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तरफ हम एहतियात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जब कोरोना तेजी से फैल रहा है तो उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से स्कूल्स के हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। कुछ इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए, लेकिन जो स्कूल्स खुले हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर SOPs को इस तरह से फॉलो किया जा रहा है कि बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगा, मजीद केसेस बच्चों में पॉजिटिव सामने नहीं आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि अच्छी हुकूमत वो होती है जो वबा में अपने अवाम को महफूज रखती है, अपने तमाम ऐसे इक़दामात से कि ये फैलने नहीं देती है। दूसरा ये भी होता है हुकूमत का काम कि तमाम जो एक्टिविटीज़ है वो भी चलती रहे, आपकी मईशत भी ख़राब ना हो, आपकी तालीम भी ख़राब ना हो। तो उसके लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एजुकेशन को आप बंद ना करें, आप करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि स्कूल को खोलने और बंद करने का फ़ैसला करना उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तालीम अब चूंकि ये कोरोना ख़त्म तो नहीं होगा, अभी जिस तरह से हम डील कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोरोना हमारे मुल्क से ख़त्म होगा, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी का तर्ज जो है, अपना लाइफ स्टाइल तो ज़रूर आपको बदलना होगा, और यही इसी तरह से काम चलता रहेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप पूरा
साल या पूरा पूरा महीना आप तमाम चीजें बंद कर दें। तो मैं समझता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोग जो भी जरा सा भी शक होता है उनका रूटीन में PCR होना चाहिए, उनका टेस्ट होना चाहिए। अभी से ये ना सोचें कि जी वो जब बीमार होंगे, जब उनके यहाँ कोई बीमार होगा तो स्कूल के तमाम लोगों का किया जाए। अभी से जो ऐसे लोग हैं जिनको नज़ला जुकाम है, जो गले की प्रॉब्लम बता रहे हैं, गले में दर्द है, उनका PCR कराएं, उनको देखें कि उनमें कहीं ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और अगर है तो उस स्कूल को बंद किया जा सकता है। लेकिन सब कॉलेजों या स्कूलों या तालीमी इदारों को बंद करना मेरे ख्याल में सही नहीं। हाँ, अगर ये वबा बहुत तेजी से जैसे पंजाब में बिल्कुल फैल गई है तो वहां पे बंद करना जरूरी है, लेकिन जिन सूबों में अभी कोई ऐसी चीज नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। ये नहीं करना है कि जी आप जब कोई केस आएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्लोज मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं तो अब रमजानुल मुबारक की आमद है और उसके बाद ईद है, तो हम अभी से जो है वो मार्केट्स में, मॉल्स में जो है वो रश देख रहे हैं खरीदारों का। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को इस हवाले से थोड़ा सा कुछ इकदाम उठाने होंगे ताकि आवाम जो है वो खास तौर पर SOPs पर अमल करती हुई नजर आए? और डॉक्टर साहब ये भी ऐड कर दीजिएगा इसमें कि जब हुकूमत की जानिब से यह ऐलान किया जाता है कि मार्केट्स की टाइमिंग कम कर दी जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये इकदाम सही है? क्योंकि अगर टाइमिंग्स कम हो जाती हैं तो फिर रश मजीद बढ़ जाता है मार्केट्स में। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तमाम इन दोनों सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है कि हुकूमत को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मैं पहले दिन से हम कह रहे हैं कि एक कानून साजी की जाए और उस कानून साजी को सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, जैसे कि बाहर के मुल्कों ने अपने मुल्क में कंट्रोल किया, जैसे न्यूजीलैंड है, चाइना है और दूसरे ममालिक है जहाँ पे कोरोना को कंट्रोल किया गया कि वहाँ पे सख्ती की गई, वहाँ पे कानून के को इम्प्लीमेंट करके उन पे अमल दरामद करके सख्त फाइन किए गए, सख्त सजाएं दी गई। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, जो सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती की गई और क्लोज मॉनिटरिंग की गई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना अवाम ने खुद SOPs को फॉलो किया, ना ही हुकूमत करा पा रही है। अभी रमजान अगर हुकूमत ने अभी से SOPs पे सख्ती से अमल दरामद नहीं किया, सख्त पॉलिसी नहीं लाए, सख्त नहीं, बता दूं आपके तवस्सुस से कि रमजान हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा गुजारना। लिहाजा तमाम जो हुकूमत के लोग हैं जिनको करना चाहिए, मैं समझता हूं कि वो सख्ती करें और अपने अंदर पहले करें, अपने डॉक्टर साहब आप नहीं समझते कि टाइमिंग्स को महदूद करने के बजाय जो है वो बढ़ा देना चाहिए ताकि कम से कम रश लगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि टाइमिंग का इससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 घंटे करें, 4 घंटे करें या 12 घंटे करें। मैं समझता हूं कि टाइम अपना जो वर्किंग टाइम है उसको मेंटेन करें, जो टाइम वर्किंग है उसको मेंटेन करें, लेकिन उस टाइम के अंदर SOPs को मेंटेन करें, SOPs को लागू करें, सख्ती से लागू करें। हर आदमी अपना काम करे, आए, सब चीजें आपकी चलती रहेंगी। अगर आप मास्क लगा के बैठे, आप हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, जिसको प्रॉब्लम है वो फौरी टेस्ट कराए। अगर वो पता चलता है कि जी पॉजिटिव है तो उस इदारे को वक्ती तौर पे बंद किया जाए। अदरवाइज सब चीजें चलनी चाहिए और नॉर्मल चलनी चाहिए। ये जो टाइम कम कर देना या किसी एक जगह को बंद करके स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन, ये मैं नहीं समझता कि कुछ है। और अगर आपने करना ही है लॉकडाउन तो उस दौरान कंप्लीट उस इलाके को सील करें कि कोई एक परिंदा भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सके, प्लस अंदर की दुकानें सब बंद हों। और उस दौरान डाटा फॉर्म करें कि इस इलाके के अंदर कितने लोग मोटापे का शिकार हैं, कितने लोग ब्लड प्रेशर, कितने लोग शुगर के मरीज हैं, कितने लोग इसमें कोरोना में शिकार हैं, कितने मर्द हैं, कितने औरत हैं। तो आप इस मौके से फायदा उठाएं। पाकिस्तान में डाटा का कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ किसी चीज का डाटा मौजूद नहीं है। हम सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं कि ये शुगर के इतने मरीज होंगे पाकिस्तान में, अप्रोक्सीमेटली कैंसर के इतने मरीज होंगे। हाँ, कहीं पर भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई डाटा सिस्टम फॉर्म नहीं होता है, कहीं भी नहीं पता चलता कि ये आदमी जो इंतकाल कर गया इसके कॉज ऑफ डेथ क्या है, कहीं पर भी नहीं होता है। तो अगर हुकूमत अगर लॉकडाउन करती है, किसी तरीके की लॉकडाउन करती है, तो उस इलाके का डाटा फॉर्म करें। इसी बहाने आपको
आपको उस इलाके ठीक के है, बारे इलाके में का मालूम हो डेटा जाएगा फॉर्म करना जरूरी है। इसके साथ साथ ये देखना भी जरूरी है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है तो आवाम कम अज कम उस स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करें, क्योंकि देखने में यही आता है कि अगर किसी इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता है तो आवाम कहीं ना कहीं कोई गली कोई रास्ता देखकर उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, आराम से अपने काम कर रहे होते हैं। तो इसको आवाम का जो रवैया है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कोरोना का सिर्फ एक ही हल है। अगर आपको बचना है तो SOPs पर अमल दरामद किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।